हो गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक और लवण। हमने पढ़ा अभी तक कि अम्ल और क्षारकों के जो गुण हैं, रासायनिक गुण, वे किस प्रकार से हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो हमने पाया था कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण में बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार से जब हमने ये देखा कि क्षारक धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं तो ये पाया गया कि सभी क्षारक धातुओं से समान अभिक्रिया नहीं करते। कुछ क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और लवण बनाते हैं, और कुछ क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। तो धातुओं को जब हम क्षारकों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके बारे में कोई निश्चित पॉइंट पे हम नहीं पहुंच सकते कि वो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी या नहीं करेगी। अब आगे बात आई कि जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हम करते हैं अम्ल के साथ तो इसी प्रकार से लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। साथ में हमने यह भी पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल को और क्षारक को एक दूसरे से अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया होने के पश्चात लवण बनता है और जल उत्पन्न होता है। तो ये अभिक्रिया अभी तक हमने पढ़ी है। अब आगे का टॉपिक हमारे पास कि क्या सभी अम्ल और क्षारकों में कुछ समानताएं होती हैं या सबकी अपने अलग अलग गुण धर्म हैं। ठीक है, तो पहले हम केवल अम्लों के बारे में डिस्कस कर लें कि देखें कि जितने भी अम्ल पाए जाते हैं या जितने भी अम्ल हमने बनाए हैं उन सब में कुछ चीज़ें समान हैं। वे चीज़ें क्या है कि जब भी हम अम्लों को इस्तेमाल में लेकर के आते हैं तो अम्लों के अंदर H+ आयन की ज़्यादा मौजूदगी होती है। H+ आयन अम्लों के अंदर किसकी अधिकता होती है, H+ आयन की अधिकता ज़्यादा होती है। ठीक है, इस H+ आयन के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। और क्षारकों में OH- आयन ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन ये ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए उनका व्यवहार क्षारकीय होता है। ये सभी अम्लों की बात है और ये भी सभी क्षारकों की बात है। तो ये कुछ समानताएं हैं सभी अम्लों में, ये सभी क्षारकों में। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लेकर के एक क्रियाकलाप किया गया। यहाँ पर क्रियाकलाप 2.8 है। उसमें क्या किया गया, देखो ग्लूकोज और एल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र है हमारे पास C6H12 और एल्कोहल इस फॉर्म में होता है एल्कोहल। ठीक है, जिसमें OH आयन ज़्यादा जुड़ा होता है। तो इस फॉर्म में हो जाए, या हम इस तरीके से ले लें CH3 CH2OH, इस फॉर्म का भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये सब एल्कोहलिक ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो इस फॉर्म में कोई भी हम एल्कोहल ले लें तो उसमें OH आयन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, इसमें H+ आयन की मौजूदगी ज़्यादा है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से वो क्या समझाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है कि अम्लों में विद्युत पास हो सकती है और क्षारकों में विद्युत पास नहीं होगी। ठीक है,
तो किस तरीके से किया गया यहाँ पर, कहता है कि एक बीकर के अंदर तनुकृत अम्ल ले लिया, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले ले या सल्फ्यूरिक अम्ल ले ले, तनुकृत होना चाहिए, हल्की मात्रा होनी चाहिए उसकी, वो कंसंट्रेटेड ना हो। और उसको उस अम्ल में हमने इस तरीके से एक व्यवस्था बनाई, यहाँ कोर्क पर 2 कीले लगा करके और इनका कनेक्शन कर दिया है, बैटरी से इनको जोड़ दिया। ये 6 वोल्ट की बैटरी ली, बैटरी को आगे जोड़ दिया गया है। बैटरी को आगे जोड़ दिया बल्ब से और यह कुंजी लगा दी है। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा। अब किस कंडीशन में यह बल्ब जलेगा, अगर यहां पर हमने सारक ले रखा होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, और यहाँ पर अगर हमने अम्लीय विलयन ले रखा होगा तो ये बल्ब जल जाएगा। जैसे HCl लेंगे जब भी जलेगा, H2SO4 लेंगे जब भी जल जाएगा। ग्लूकोज का विलयन ले रखा होगा इसमें तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ग्लूकोज यानी आप चीनी का विलयन भी ले सकते, लेकिन पानी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल का विलयन लोगे जब भी करंट पास नहीं होएगा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अब ये आयन कौन से, विलयन के अंदर विद्युत जो विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित किसकी वजह से हो रही है, आयनों की वजह से। कौन से आयन, भाई अम्ल में ये आयन ज्यादा मौजूद थे, एसिड में सारक में ये वाले OH- आयन ज्यादा मौजूद थे, ठीक है। तो जिसमें ये वाले आयन ज्यादा मौजूद होंगे उसमें विद्युत का प्रवाह होगा, जिसमें ये वाले आयन ज्यादा मौजूद होंगे उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होएगा, ठीक है। अब आगे कहता है जलीय विलयन में अम्ल और सारक का क्या होता है। देखिए अगर हम कोई अम्ल या कोई सारक में तो वैसे भी नहीं होता है विद्युत का प्रवाह, ठीक है। अगर हम किसी अम्लीय विलयन को ले लें और वो विलयन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड मात्रा में है, यानी उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में चाहे हम अम्ल भी ले लें करंट पास नहीं होएगा। उसके पीछे कारण है कि ये जो H+ आयन मौजूद है ना अम्लों के अंदर, ये H+ आयन जो है ये पानी के साथ मिलकर ही प्रवाहित होता है, ठीक है। बगैर पानी के साथ मिले ये प्रवाहित नहीं होएगा। कहता है हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। या तो H+ से दर्शा दे या इससे दर्शा ले, एक ही बात है, ठीक है। या तो इस आयन से दर्शाया जाए या इस आयन से दर्शाया जाए। बगैर पानी की मौजूदगी में ये करंट को पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से ये बात निकल करके सामने आई कि अम्लों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, सारकों में नहीं होता है। केवल और केवल जो सांद्र विलयन है, जो सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड यानी गाढ़े विलयन है, जो गाढ़े अम्ल है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल अम्ल है, वे भी विद्युत का चालन नहीं कर सकते। उनके अंदर हमने कुछ ना कुछ मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा, उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, अन्यथा वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते।
अब यहां पर एक और बात बताई गई है, कहता है सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, कि जितने भी क्षारक हमारे पास जैसे एल्कोहल है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्षारकों में हमने इनकी गिनती करी है, क्षारकों में इनको गिना जाता है। लेकिन यहां पर अब ये बात सामने आती है कि क्या सभी क्षारक पानी में घुल सकते हैं? तो कहता है कि सभी क्षारक पानी में नहीं घुल सकते। कुछ क्षारक ऐसे हैं जो पानी में घुलते हैं और कुछ क्षारक ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते। तो जल में घुलनशील क्षारक को, जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उसको तो बोलते हैं क्षार। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो क्षारक पानी में घुलनशील हैं केवल उन्हीं को ही क्षार बोलेंगे। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है तथा इनकी प्रकृति संसारक होती है। संसारक मतलब गलने वाली, जो जल्दी गल जाती है। इन्हें सब कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब आगे आता है कि सभी अम्ल तथा सभी क्षारक, सभी अम्ल तो H+ आयन उत्पन्न करेंगे, सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अतः जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल जमा क्षारक, ये आपने पहले भी पढ़ा है, तो क्या देगा? लवण जमा जल। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षारक एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीन कर देता, ये अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक बात और आई, क्योंकि अभी हमने कहा कि अम्लों के अंदर पानी मिला रहना चाहिए तभी वो विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब यहां पर एक नई बात आती है कि क्या हमने अम्लों को पानी में मिलाना चाहिए या अम्लों को पानी में मिलाए या पानी को अम्ल में मिलाएं, और किस प्रकार से मिलाएं? ठीक है, तो कहते हैं जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जब भी पानी के अंदर कोई अम्ल या क्षारक घुलता है या हम उसको घोलते हैं तो उस दौरान काफी मात्रा में गर्मी में निकलती है इस अभिक्रिया में, यानी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मा निकलती है तो हमें बड़ी सावधानी से उसको मिलाना चाहिए। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। यानी कि हमें जब हम पानी को और अम्ल को मिला रहे हैं तो हमने किस तरीके से करना चाहिए? हमने अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, जो कि बड़ा खतरनाक साबित होएगा, क्योंकि अम्ल में जैसे हम पानी डालेंगे तो एकदम ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी और उस ऊष्मा ऊर्जा के कारण वो जो बर्तन, जो बीकर वगैरह हमने लिया हुआ है जिसमें हमारे पास एसिड है, वो बर्तन टूट सकता है और वो या फिर वो अम्ल जो है एकदम से उछल करके हमारे ऊपर गिर सकता है या आसपास जितने भी खड़े हैं सबके ऊपर गिर सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। तो जब भी हम अम्ल और पानी को मिला रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमने कि हमने पानी में अम्ल या क्षारक को मिलाना, वो भी धीरे धीरे मिलाना है, दो तीन थोड़े थोड़ा करके, यानी कि जिस भी बर्तन में हमने पानी लिया हुआ है उसकी दीवार के साथ हमने अम्ल को डालना है धीरे धीरे और पानी को हिलाते रहें साथ साथ में, ताकि वो पानी के अंदर घुलता रहे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास बर्तन है और इस तरीके से हम यहाँ पर दीवार इसको टेढ़ा कर ले और इस प्रकार से इसमें अम्ल है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए और इसको निरंतर हिलाना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, इसमें डालते जाए, हिलाते जाए, तो कम मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होएगी और साथ में हमें नुकसान होने का खतरा बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो ये सावधानी हमने रखनी है। ये कहता है ऐसा क्या होता है
जब हम मिलाते हैं पानी में अम्ल या जल को। तो कहता है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो आयन की सांद्रता है वो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। देखो जब हम पानी के अंदर अम्ल को मिलाते हैं तो क्या होता है, जो आयन की सांद्रता वो कम हो जाती है प्रति इकाई आयतन में। किस प्रकार से, जैसे आप एक चीज मान करके चले, इस कमरे के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, इस कमरे में हवा भरी हुई है और मान लो हमने ये मान लिया कि इस कमरे में पूरी की पूरी ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। थोड़ी देर में जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस हमने कंज्यूम कर ली है थोड़ी सी मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी है, तो इस कमरे में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो प्रति इकाई आयतन है पूरे के पूरे क्षेत्र, इस आयतन में देखा जाए, पूरे कमरे में देखा जाए तो पहले के मुकाबले ऑक्सीजन के कण कम हो चुके हैं, ठीक है। जितने पहले कण थे उतने कम कण अब नहीं है, क्योंकि उनमें से हमने कुछ को यूज कर लिया है और कुछ का स्थान किसने ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ले लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम अम्ल में पानी मिलाते हैं, पानी में अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, जो अम्लों के कण नजदीक नजदीक थे वो पानी मिलने से काफी दूर दूर हो जाते हैं और साथ में जो प्रति इकाई आयतन है यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आयन के कणों की मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा कम हो जाने से उसमें जो परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन को कहते हैं हम तनुकरण। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है तनुकरण प्रक्रिया। अब आगे हमारे पास आता है टॉपिक अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं। तो कहता है हम जानते हैं कि अम्ल क्षारकों के साथ अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन तथा OH- आयन के विलयों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा है। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल तथा क्षारक कितना प्रबल है? तो देखें तथा इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक को, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास एक pH स्केल होता है। pH का मतलब पुषांश ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी सांद्रता है हमारे पास उस विलयन के अंदर, इसके बारे में वो बताएगा हमें, ठीक है। तो वो जो pH स्केल है उस वो एक अलग अलग रंगों का आप देख सकते हो, अलग अलग रंग यहां पर दिखाए गए हैं। पेज नंबर 28 पर आ जाए। पेज नंबर 28 पर ये देख सकते हो, यहां पर pH स्केल दिखाया हुआ है नीचे, ठीक है। अलग अलग रंग इस पे करके दिखाए हुए हैं, देख ले भाई। तो जब भी हम अम्ल या क्षारकों को चेक करते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा अम्लीय है या कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा क्षारकीय है, तो जब हम इस pH पत्र पर उस विलयन को डालते हैं, उस विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं, तो इसी प्रकार से अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है और इस रंगों के आधार पर, इन रंगों के आधार पर हम बता सकते हैं कि इस विलयन की सांद्रता कितनी होएगी, ठीक है। वो सांद्रता के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये अम्लीय है या ये क्षारकीय है। तो pH स्केल पर जो स्केल बना रखा वो 0 से लेकर के 14 तक उस पर नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। तो 7 जिसका pH मान, pH स्केल पर अगर किसी विलयन का pH मान 7 हो जाता है तो वो उदासीन होता है, वो ना तो अम्लीय होता ना वो क्षारकीय होता है, ठीक है। और जिसका pH मान 7 से कम हो जाएगा जिस विलयन का pH स्केल पर, वो होता है हमारे पास अम्लीय। और जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता है
वो होता है हमारे पास क्षारकीय प्रकृति का। ठीक है, इस तरफ जाने पर H+ आयन में बढ़ोतरी हो जाती है और इस तरफ जाने पर OH- आयन में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि विलयन के अंदर कोई विलयन अगर अम्लीय है तो उसके अंदर H+ आयन होगा ही नहीं। हाँ, H+ आयन हो सकता है, लेकिन OH- आयन के मुकाबले कोई विलयन अगर क्षारकीय है तो उसमें H+ आयन भी होगा और OH- आयन भी होएगा। OH- आयन H+ आयन की मुकाबले ज़्यादा मात्रा में होएगा। ऐसा ही अम्लीय में अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें OH- आयन भी मौजूद है और H+ आयन भी मौजूद है, लेकिन H+ आयन ज़्यादा मात्रा में है, OH- आयन कम मात्रा में है। ठीक है, तो वो H+ आयन की सांद्रता की बात कर रहा है यहाँ पर। तो H+ आयन अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। OH- आयन अगर ज़्यादा मात्रा का होगा तो वो क्षारकीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी किताब में देख सकते हो कि बहुत कई सारी चीज़ों का यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि जठर रस का pH मान लगभग 1.2, नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2, शुद्ध जल का pH मान 7, जो रक्त होता है हमारा खून उसका pH मान है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान है वो लगभग 14 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसका pH मान कितना होएगा। समझ में आई बात? तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल होगा, कौन सा अम्ल प्रबल दुर्बल अम्ल होगा, कौन सा प्रबल क्षारक होगा और कौन सा दुर्बल क्षारक होएगा। देखें, जिसमें H+ आयन ज़्यादा मात्रा में है, यानी जो इधर हैं, जितना 7 से पीछे जाते जाओगे 0 की तरफ उतना ही विलयन प्रबल अम्लीय हो जाएगा। इधर आने पर प्रबल अम्लीय, और जितना उधर जाते जा रहे हो उतना ही दुर्बल अम्लीय। जितना इधर आ रहे हो उतना ही दुर्बल क्षारीय, क्योंकि इधर आने पर क्षार कम हो जाएगा, और जितना उधर जा रहे हो उतना ही प्रबल क्षारीय। तो सिर्फ ये 4 बात याद रखनी है अम्लों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।